अब तो सारी जो उन्हें कटनी छटनी करनी थी, कर्मचारियों से बात करी, 25 संगठनों का वो नाम ले रहे थे, अब तो आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। असल में गंगाधर ही शक्तिमान है। कोई भी वर्ग उनके पास मांग लेके गया, नॉन स्टॉप लाठियां चलाने का काम किया। जिस भी वर्ग ने, चाहे किसान गया, चाहे मजदूर गया, चाहे व्यापारी गया, चाहे कर्मचारी गया, कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर शेयर बाजार में और बड़े कॉरपोरेट्स घरानों के जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। वो पूरी की पूरी पॉलिसी केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। उसी का हमारा विरोध है। 25 साल सरकार मेरे को 28.5% मेरी सैलरी का शेयर बाजार में लगाएगी। उसको वहां लगाने की बजाय उस पैसे को अपने पास रखे, देश और प्रदेश के विकास कार्य में लगाए। अब मनोहर लाल खट्टर जी उस कैबिनेट का हिस्सा है। 2 बार की विधायकी की पेंशन उनकी, और अब तीसरी बार सांसदी की पेंशन। अपने लिए तो 3 बार की पेंशन, और हमारे लिए क्या झुंझुना। आप हमें प्रोग्राम करने से तो रोक सकते हो, लेकिन क्या हमें वोट डालने से रोक पाओगे? अपने परिवार से अपने मुद्दे के लिए वोट करवाने का काम करेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से, उससे तो आप हमें नहीं रोक सकते। हमने विजेंद्र धारीवाल को ये कहा था कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक सीट हमें बता दो जहां कर्मचारी सबसे ज्यादा, हम आपको विधानसभा में भेजेंगे और वहां अपनी डिमांड आप पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के अच्छे से उठाना। नमस्कार, हरियाणा प्रदेश में लगातार ओपीएस की डिमांड जो है लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, और किसी भी प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन कर्मचारी जो है वो सरकार से लगातार बागी हैं, लगातार अपने एजिटेशन जो है वो लगातार कर रहे हैं। चंडीगढ़ का एजिटेशन शायद कोई कर्मचारी नहीं भूल सकता जिसने उसमें हिस्सा लिया था। हर कर्मचारी के बाटे जो है वो लाठियां मिली थी। ये उसी सरकार के कर्मचारी हैं जो आज सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा का दावा कर रही है। धारीवाल साहब मेरे साथ हैं, ओपीएस संघर्ष समिति है इनकी, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। धारीवाल साहब, सारी चीजें जो लोगों को लगातार पता है, एक बात से अपडेट है, क्या हुआ कि भाई दोबारा मतलब तो आदर्श आचार संहिता आपके जिम्मे, चुनाव कराना भी पूरे प्रदेश का, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या कहोगे कि अब फिर आपको जो मीडिया के सामने आना पड़ा, सरकार से अपने डिमांड करनी पड़ रही है? देखिए मोहित भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पर ओपीएस बहाली के इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ भी आए हैं और इस मुद्दे को आपने जनता तक पहुंचाने का काम किया। अब आपने एक बात कही कि नॉन स्टॉप हरियाणा, ये नारा है सरकार का, बिल्कुल ये सही नारा है और इसमें कोई गलत नहीं कह सकते। कोई भी वर्ग उनके पास मांग लेके गया, नॉन स्टॉप लाठियां चलाने का काम किया। जिस भी वर्ग ने, चाहे किसान गया, चाहे मजदूर गया, चाहे व्यापारी गया, चाहे कर्मचारी गया, सबके ऊपर लाठियां चलाई। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, बराबर की लाठियां सबको पड़ी। चाहे हमारे सरपंच गए, इन्होंने नाम दिया था छोटी सरकार, और छोटी सरकार को हम चंडीगढ़ बुला के उनका ऐसा स्वागत करा था लाठी डंडों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है हमारा, जिन जनप्रतिनिधियों को हम एक विश्वास के साथ चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए अच्छी नीतियां लेकर आएंगे, वो आम जनता के लिए काम करेंगे, उसके विपरीत अपने लिए तो कई पेंशनों का, वेतन भत्तों का, सुख सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन आम जनता की जब बात आती है तो उनके बाटे में सिर्फ लाठियां आती हैं, और उसी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। ओपीएस बहाली के लिए जो हमारा आंदोलन है वो हमारा नहीं है, वो किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार के बच्चों का आंदोलन है, जो पढ़ लिख कर महंगी महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक उम्मीद पालते हैं कि उनको बेहतर रोजगार मिलेगा, सरकारी रोजगार मिलेगा, और रोजगार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन भी मिलेगी। लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर तो वो कैंची चला दी, लेकिन अपने लिए तो बंद नहीं करी पेंशन। दूसरी बात है, जब हमारी पेंशन बंद की सो की एक ऐसी नीति लेकर आए जिसमें हमारे वेतन से 10% काटा जाता है, और आम जनता के जो टैक्स पेयर का पैसा है 14% सरकारी खजाने से कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर शेयर बाजार में और बड़े कॉरपोरेट्स घरानों के जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। वो पूरी की पूरी पॉलिसी केवल और केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। उसी का हमारा विरोध है कि आम जनता के लिए नीतियां बने, कर्मचारियों के लिए नीतियां बने, और हमें पुरानी पेंशन का लाभ मिले। आप लोग तो एनपीएस का विरोध कर रहे थे, अब तो एक ये नई पॉलिसी ली है, यूपीएस देंगे हम कर्मचारियों को, उसमें क्या आपत्ति है? अब तो सारी जो उन्हें कटनी छटनी करनी थी, कर्मचारियों से बात करी, 25 संगठनों का वो नाम ले रहे थे, अब तो आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। असल में गंगाधर ही शक्तिमान है। एनपीएस पॉलिसी ही यूपीएस है, बस नाम बदल दिया उसका। अच्छा, उसमें नया कुछ नहीं जोड़ा उन्होंने। इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा तो दे दिया कि 50% की गारंटी देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि जो हमारा पैसा कटता है वो उसकी वापसी की गारंटी है कि नहीं। वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। जितना भी कॉर्पस है हमारा कर्मचारी का और सरकार का, वो पूरा का पूरा उनके पास ही रहेगा। और फिर भी अगर वो 50% तक नहीं पहुंच जाता है एन्युटी खरीदने के बाद, सरकार अपने खजाने से और पैसा डालेगी। अगर इतना कुछ करना ही है, अब मान लो मेरी 25 साल की सर्विस है, 25 साल
सरकार मेरे को 28.5% मेरी सैलरी का शेयर बाजार में लगाएगी, उसको वहां लगाने की बजाय उस पैसे को अपने पास रखे, देश और प्रदेश के विकास कार्य में लगाए। और कर्मचारी को पेंशन कब चाहिए? रिटायरमेंट के बाद। मुझे 25 साल मेरे नाम पर शेयर बाजार में पैसा लगाने की बजाय रिटायरमेंट पर 10 से 12 साल मेरा जीवन, जो एवरेज एज की अगर बात करें 68.5 साल हरियाणा में एवरेज एज है, कर्मचारी की थोड़ा अगर ज्यादा लगाते हैं तो भाई 70 से 72 साल हो जाएगी। 10 से 12 साल ही तो पेंशन देनी है। ये 25 साल तक पैसा देना बेहतर है या 25 साल तक, 12 साल तक पैसा देना? ये हम सारे आंकड़े रख चुके हैं, लिखित में आंकड़े, लेकिन उनको पढ़ने की बजाय नई नई पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, उनका नाम बदला जा रहा है, लोगों को धोखा देने की कोशिश की। और ये भूल गए कि जिस वर्ग को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वर्ग के लिए नए नए जुमले लेकर आ रहे हो, वही वर्ग तो उन पॉलिसियों को तैयार करने में हेल्प करता है, वही वर्ग तो उनको लागू करने में। दूसरी बात है, अगर इतनी ही बेहतर थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको यूपीएस बोल रहे हैं, नहीं लेकर आए, तो जो सोमनाथ जी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सेंटर के, वो उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के, तो उन्होंने अपने लिए लागू क्यों नहीं करी? पहले अपने ऊपर लागू करते, खुद तो ओपीएस का लाभ लेंगे और नए कर्मचारियों को यूपीएस के लाभ बताने की कोशिश करेंगे। और जिस कैबिनेट ने ये लागू करी, वो पूरी कैबिनेट कई पेंशनों का ले रही है लाभ। अब मनोहर लाल खट्टर जी उस कैबिनेट का हिस्सा हैं, 2 बार की विधायकी की पेंशन उनकी, और अब तीसरी बार सांसदी की पेंशन। अपने लिए तो 3 बार की पेंशन, और हमारे लिए आज क्या झुंझुना, जो शेयर मार्केट का झुंझुना हमारे, तो इसका हमारा विरोध है। और हम चाहते हैं केंद्र सरकार इसको बहाल करे, नहीं करती आंदोलन जारी है। 25 अगस्त को हमने अम्बाड़ा में बड़ा प्रदर्शन किया था, और 1 सितंबर को हिसार में आपने देखा भी होगा कितना बड़ा जन समूह निकल के आया था, और वो केवल 7 जिलों का प्रोग्राम था। अब हमारा 8 तारीख को रोहतक यानी कि कल होना है, लेकिन राजनीतिक दबाव डालकर इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि कल प्रशासनिक अधिकारियों ने देर रात हमारी अनुमति जो पहले इन्होंने दे दी थी इस प्रोग्राम की, उसको रद्द कर दिया। ये कर्मचारी जिन्होंने आपकी अनुमति रद्द की है, वो कर्मचारी भी आप लोगों के ही साथ हैं, आप उनसे बात करके देखो, हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों से कल शाम से हमारी लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन उनकी बातों से एक बात स्पष्ट आ रही है कि ऊपर से राजनीतिक दबाव में सारा काम हो रहा है, राजनीतिक दबाव में हमारी ये निरस्त की जा रही है। तो कार्यक्रम कैंसिल होगा या निकालोगे? जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए, अब अभी हमारी मीटिंग चल रही है और हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, और हम चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, हम ऐसा कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें कि ये प्रशासनिक अधिकारी, हम इनको कानूनी तौर पर भी ये बात कह चुके हैं कि कानूनी अधिकार बनता है हमारा सम्मेलन करना। ठीक है, हम आचार संहिता में स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम आचार संहिता में वर्क सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन आचार संहिता के दौरान हम अपना सम्मेलन तो कर सकते हैं। हम कर्मचारियों का सम्मेलन करके हम आपसी वार्तालाप तो कर ही सकते हैं, और उस सम्मेलन से हमारे संवैधानिक अधिकार से हमें रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक इनके ऊपर इतना सरकार का इतना दबाव है, चाहे केंद्र सरकार का लगाए या यहाँ जो सीएम आवास है वहां से इनके ऊपर इतना दबाव है कि उसे देर रात उसको निरस्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एन मौके के ऊपर एक दिन पहले देर रात कर रहे हैं ताकि ये सुबह कोर्ट का दरवाजा भी ना खटखटा सके। और निश्चित तौर पर हम इसको लेकर हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हमारे संवैधानिक अधिकार को ऐसा छोड़ेंगे नहीं। मतलब पहले आपको अनुमति दे दी थी लिखित में? बिल्कुल, पहले हमें अनुमति दी गई, सारी एनओसी हमने ले ली, सभी विभागों की जो एनओसी होती है, और उसके बावजूद इन्होंने उसको निरस्त कर दिया। इसके पीछे कोई कारण दिया कि भाई ऐसा कुछ कारण? सबसे बड़ा राजनीतिक कारण। आज ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ओपीएस पर सरकार बन भी रही है और ओपीएस पे सरकार गिर भी रही है। मतलब जो कर्मचारी उसे अनुमति को निरस्त कर रहे हैं, वो कर्मचारी भी ओपीएस के दायरे में आना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव में उनके हाथ काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, कर्मचारी हो या प्रशासनिक अधिकारी, नियमों से बंधा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव तो उनके ऊपर आता ही आता है। और सरकार अगर किसी तरह का कोई नाजायज दबाव डालती है, और चुनाव आचार संहिता के दौरान तो हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हो, लेकिन हम उनको बोलकर आए कि आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, हमारी मजबूरियां नहीं। आप हमें प्रोग्राम करने से तो रोक सकते हो, लेकिन क्या हमें वोट डालने से रोक पाओगे? क्या हमें अपना अधिकार के लिए वोट डालने से रोक पाओगे? और अब नारा लेकर चल रहे हैं वोट फॉर ओपीएस का नारा। हमने लोकसभा के दौरान भी ये नारा चलाया था, और आज कर्मचारियों अधिकारियों में इतना जोश है, हर कोई चाहता है अपना मुद्दे को बहाल करवाना, हर कोई चाहता है कि उनको ओपीएस का लाभ मिले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है चाहे कर्मचारी हैं। इसीलिए हमने इस बार फैसला लिया कि हम अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे, अपने परिवार से अपने मुद्दे के लिए वोट करवाने का काम करेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से। उससे तो आप हमें नहीं रोक सकते। चुनाव आयोग लगातार प्रचार कर रहा है कि कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ऐसा ना हो जो चुनाव से
दूर रहे या वोट ना डाल पाए। तो कर्मचारी तो चुनाव करवाने का काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का काम करते हैं, अहम हिस्सा है, तो उनको भी अपना वोट डालने का अधिकार है और हम अपना वोट भी डालेंगे। और ये डर सरकार का यही है। आप ये देखिए, जो सरकार एनपीएस की बढ़ाइयाँ किया करती थी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो एनपीएस में अब खामियां नजर आने लगी और यूपीएस ले आई, बस नाम बदल दिया। और अब उनको जो ये कहा करती थी, ये तो कर्मचारी तो 1% है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब इनको साजिशें रचनी पड़ रही हैं हमारे प्रोग्राम को रोकने के लिए। अब इनको हमारे प्रोग्राम को रोकने के लिए हमारी अनुमतियों को निरस्त करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनका डर है, इनका भय है। और निश्चित तौर पर इन हथकंडों से ना तो आंदोलन रुके हैं और ना इन हथकंडों से हमें रोक पाएंगे। निश्चित तौर पर हम कानूनी तो जो हमारी हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, इसको लेकर कानूनी का रास्ता भी अपनाएंगे, और भी जो रास्ते हैं जितने भी हो सकते हैं वो रास्ते अपनाएंगे। और अगर उसके बावजूद भी हमारा कार्यक्रम नहीं होने दिया तो भी 4 अक्टूबर दूर नहीं है। 4 अक्टूबर को एक एक कर्मचारी अधिकारी वोट फॉर ओपीएस के लिए अपना वोट डालेगा और इस तानाशाह सरकार को, एनपीएस ओपीएस ना देने वाली सरकार को निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर कर ऐसी सरकार बनाने का काम करेगा जो पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का वादा करेगी। ठीक है, ये तो होगी धारीवाल साहब ओपीएस की बात। अब इससे हटके मेरी अभी थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की ओएसडी से बातचीत हुई है। दबी आवाज में उन्होंने ये कहा है कि हमने विजेंद्र धारीवाल को ये कहा था कि आप पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक सीट हमें बता दो जहां कर्मचारी सबसे ज्यादा, हम आपको विधानसभा में भेजेंगे और वहां अपनी डिमांड आप पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के अच्छे से उठाना। क्या थी वो बात? देखिए, ये आपकी बात किससे हुई है, क्यों हुई है, हमें नहीं पता इस बात का। सीधी सी बात ये है, हम एक मांग को लेकर लड़ रहे हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं लड़ रहे। हम चुनाव लड़ने के लिए आज ओपीएस के मुद्दे को नहीं उठा रहे। हमें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, ना तो कहीं से टिकट चाहिए, ना पहले मांगी, ना आज मांग रहे, ना इस पार्टी से मांगी, ना उस पार्टी से मांग रहे। इन्होंने जितना दबाव हमारे ऊपर डालना था वो डाला, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जितने लालच वगैरह देने थे वो दिए। भाई, ना तो हम दबे हैं दबाने से और ना लालच में बिके हैं। और ये निश्चित तौर पर यही हमारे भाइयों का, कर्मचारियों का हमारे ऊपर विश्वास है कि ना तो उनका नेतृत्व दबेगा और ना बिकेगा। और निश्चित तौर पर जब तक देश और प्रदेश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, एकमात्र मुद्दे के लिए जी जान से इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। मतलब आपको राजनीति में आने का ऑफर दिया था? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया, ना हमारे साथ उनकी कोई वार्ता हुई। और ये तो झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसी भी स्तर की राजनीति कर सकते हैं, किसी भी स्तर की झूठ बोल सकते हैं। ना तो हमारे पास ऐसा कोई ऑफर आया, ना हमारे पास कोई मीटिंग का कोई मैसेज आया। हमारा तो सीधी सी बात है कि झूठ की राजनीति करके इस मुद्दे को गुमराह करना चाहते हैं। और गुमराह क्या, अगर इतना ही इनके अंदर होता तो हमारा प्रोग्राम होने दे, हमारे प्रोग्राम के साथ राजनीतिक हथकंडे ना अपनाएं, हमारे प्रोग्राम की अनुमति ना वो करें, और ओपीएस बहाल नहीं करी तो उसका भुगतान तो अब तो इनको करना ही करना पड़ेगा, सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विजेंद्र धारीवाल हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। और प्रदेश सरकार इस वक्त जो नॉन स्टॉप नारा है उसका इन्होंने बिल्कुल जो विवरण है वो आपके सामने रखा है, चाहे वो सरपंच हो, कर्मचारी हो, या प्रदेश सरकार का या प्रदेश का कोई अन्य वर्ग हो, उसको लाठियों से पीटने का काम किया है, बराबर का हिस्सा दिया है। वो सारी बातें इन्होंने रखी हैं। पॉलिटिकल जो बात थी वो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। और 8 तारीख के लिए चाहे इनको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी मीटिंग में हम कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि हम उस कार्यक्रम को कर सके। आपने एक एक बात सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।